हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हमारी जो एनसीईआरटी एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट की सीरीज चल रही थी उसका आज जो चैप्टर होने वाला है वो केमिकल बॉन्डिंग होने वाला है, जिसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका पहले हो चुका है। अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। जेईई मेंस में ऐसे आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे जैसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। एंड इस वीडियो के जो नोट्स हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके अब इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एमओटी, मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला क्या, द नंबर ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा क्या था, बॉन्डिंग एमओ हैज हायर एनर्जी। थर्ड क्या है, द मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द अकॉर्डेंस ऑफ विद ऑफ बाउस प्रिंसिपल। एंड द फोर्थ वन क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो नंबर ऑफ द मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो इक्वल टू होता है किसके, नंबर ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के। नेक्स्ट वन क्या है, द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी, है ना। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो दो तरह से कंबाइन होते हैं। एक बनाते हैं बॉन्डिंग और दूसरा बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, बॉन्डिंग वाला जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, है ना। और वहीं पे एंटी बॉन्डिंग वाला जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, लेस लेस स्टेबल। तो मतलब क्या होता है कि जो बॉन्डिंग होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। वहीं पर जो एंटी बॉन्डिंग वाला जो होता है उसकी एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है और वो क्या होता है, लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स नहीं, इसमें इज नॉट करेक्ट बताना है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा, दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। द बॉन्डिंग एमओ हैज हायर एनर्जी। तो जो बॉन्डिंग एमओ होता है, बॉन्डिंग एमओ, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, लेस एनर्जी। ठीक है, इसकी एनर्जी कम होती है तभी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। थर्ड ऑप्शन क्या था, मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद बाउस प्रिंसिपल। तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम भरते हैं उनको बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से ही भरते हैं, उसमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी हम फॉलो करते हैं। द लास्ट ऑप्शन क्या है, द मोलिकुलर ऑर्बिटल आर इज पॉलीसेंट्रिक। हमें पॉलीसेंट्रिक का क्या मतलब है, जैसे हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो एटम में एक ही एटम होता है और सिंगल न्यूक्लियस होता है ना, तो एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और एक ही एटम होता है। वहीं पर अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल्स मल्टीपल एटम्स से मिलकर बना होता है। तो जब मल्टीपल एटम्स आएंगे तो वहां पर जो न्यूक्लियस होंगे वो ज्यादा होंगे। तो जब ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो फिर जो सेंटर होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो उसको पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो पॉलीसेंट्रिक भी होता है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन था वो बी ऑप्शन गलत था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट डज द फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स। जो नीचे दिया हुआ डायग्राम में दे रखा है क्या बता रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें ओवरलैपिंग कराई गई है। ओवरलैपिंग मतलब एलसीएओ की जो थ्योरी है जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसका क्वेश्चन है। तो देखो जब ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास बॉन्ड कौन सा बनता है, पहले ये चीज पता होनी चाहिए। तो इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड बनने वाला है सिग्मा बनने वाला है। ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो पाई वाले ऑप्शन तो सारे गलत हो गए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखो इन दोनों की ओवरलैपिंग में सेम सेम मतलब सिमिलर सी ओवरलैपिंग हो रही, तो जो यहाँ पर जो इंटरफ्रेंस बनेगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से जो हमारे पास ऑर्बिटल मिलता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा सा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर मिलने वाला है। और ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग बोलेंगे इसको, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो
स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर देन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से, पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से, ठीक है। दूसरा क्या है, टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव इक्वल एनर्जी। द थर्ड स्टेटमेंट क्या था, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा कम होती है, पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है एंड एनर्जी उसकी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमारा पहला स्टेटमेंट हो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट का टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव इक्वल एनर्जी, ठीक है। मस्ट हैव इक्वल और लगभग लगभग बराबर एनर्जी होनी चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब बिल्कुल इक्वल तो नहीं होगी पर हाँ लगभग नियरली इक्वल होनी चाहिए एनर्जी उनकी, तो स्टेटमेंट वाइज अगर देखेंगे तो करेक्ट माना जाएगा। थर्ड का था कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, तो ये बात भी सही है कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी जो ओवरलैपिंग हो मैक्सिमम एक्सटेंट तक होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो तीनों स्टेटमेंट हो तीन के तीनों ही करेक्ट हैं, तो हमारे पास ऑल और द करेक्ट जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस इसमें देख लेते हैं, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें सारी चीजें सारे स्टेटमेंट रटने वाले हैं तो इनको याद ही करना है, समझने के लिए कुछ है नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। हमारे पास कुछ स्पीसीज दे रखी हैं, Li2 और कौन सी है, Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। अब क्या पूछा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। हम इनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की। तो हम जब बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटी की तो हम इनके बॉन्ड ऑर्डर पे जाएंगे। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसके बीच का बॉन्ड जल्दी नहीं ब्रेक होगा, है ना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसके एमओ डायग्राम को जानना पड़ेगा, उस एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा इन सबका। तो लिखते हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं उसको लिखने की। तो पहला हमारे पास Li का लिखते हैं, उससे हम बाकी दोनों बना लेंगे Li2 का, है ना। तो Li2 इसमें कितने, Li का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 इंटू 2 कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 2s, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। ये हो जाएगा हमारे पास Li का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो 2 2 4 और माइनस 2 4 माइनस 2 तो 4 माइनस 2 बाई 2 तो 1 आ जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना है, Li2 का कितना है 1। सिमिलरली हम Li2 प्लस 1 का निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सिग्मा 1s2 एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस 2 बाई 2, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। एंड फिर हम निकालेंगे Li2 माइनस 1 का, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1। यही बनने वाला है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 2 4 2 6 7 हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 माइनस 3/2, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, Li2 का आ रहा है। तो हमारे पास जो मोस्ट स्टेबल होगा कौन सा होगा, Li2 होगा। एंड Li2 जो हमारे पास है सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें Li2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें Li2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज यहाँ पर देखो थोड़ा सा कि इसमें Li2 को सॉल्व करके सिर्फ हो गया, और Li2 माइनस और Li2 प्लस की स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पर नहीं पता कर पा रहे हैं, बट फिर भी हमने Li2 को निकाला और ऐसा ऑप्शन एक ही हमें दिख रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। इसमें कोई मतलब वो आगे टेंशन की बात नहीं बचती है।
ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, O2, ठीक है। इसका इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे? 16 होंगे, ठीक। तो इट इज पैरामैग्नेटिक गैस विद इवन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इवन है। नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 2। और इस गैस का नेचर तुम लोगों को सबको ही पता होगा कि पैरामैग्नेटिक होता है। और जिसको पता है कि जिसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक या दो जो भी होते हैं, वो आगे ऑप्शन है, वो किस ऑर्बिटल में लाई करते तो कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 2। ऑप्शन सी क्या है? इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2। एंड ऑप्शन डी क्या है? द एनर्जी ऑफ द सिग्मा 2s इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s। हमें इसमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या? पैरामैग्नेटिक विद द इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसको क्लियर कर देते हैं। तो ऑक्सीजन का भी हम मोलिकुलर ऑर्बिटल वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसका 16 होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखते हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। तुम लोग भी लिखना सीखो, ऐसे लिखने की कोशिश किया करो इनको, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। एंड देन हमारे पास आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। देन हमारे पास आता है सिग्मा स्टार 2pz, है ना। अब हम सब में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया, ठीक है। 10 2 12 2 14, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अभी मैंने ऊपर ही बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो अबाउ प्रिंसिपल है और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, दोनों ही फॉलो होते हैं, ठीक है। दोनों ही हम फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम पाई स्टार 2px के अंदर दोनों डाल दें, ठीक है। 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और यहाँ पर एक एक भरें। तो इसमें हमने क्या किया? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो था उसको हमने फॉलो किया, बट इसमें हमने उसको फॉलो नहीं किया, तो ये वाला हमारा गलत होगा। हमारा ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही होगा, ठीक है। तो हमें ये चीज यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक और एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और किसमें लाई कर रहे हैं? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। और जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस का जो नेचर हो क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। जबकि में इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो इवन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें निकाल, यहीं से हम कोशिश करते हैं इसको फाइंड आउट करने की, वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें देखो बॉन्डिंग में कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने? 2 2 4 और 2 6, ठीक है, अपॉन 2। तो 4/2 हमारा कितना आता है? बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस में पता भी होगी, ऐसी दिखती है। हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 आता है, तो हमारा जो स्टेटमेंट सी है वो भी सही है। एंड लास्ट ऑप्शन डी क्या था? एनर्जी ऑफ द सिग्मा 2s इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s। तो देखो जो सिग्मा 2 होगा ना, तो जब हम एनर्जी की कंपेरिजन करते हैं 2, तो 2 वाले की एनर्जी 1 से कम होगी, भले वो सिग्मा 1s हो या सिग्मा स्टार 1s हो। तो 2 वाले की एनर्जी हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है। तो ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो ये वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा, यही हमारा क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट सिंपल सा था, इसमें कुछ है नहीं ऐसे, मतलब जैसे हम एन की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इसमें। So, इसको क्लियर कर लेते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन KO2 द नेचर ऑफ द ऑक्सीजन स्पीसीज इज। ऑक्सीजन O2
की स्पीसीज का नेचर पूछा है ना इस KO2 मॉलिक्यूल में, तो KO2 ऐसा होगा, तो इसको क्या K प्लस प्लस O2 माइनस इससे मिलके बना होगा ना ये, तो K प्लस प्लस O2 माइनस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं, फिर ऑप्शन ए क्या बोल रहा था, पैरामैग्नेटिक विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोल रहा है पैरामैग्नेटिक होगा विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन क्या बोल रहा है, डायामैग्नेटिक। एंड ऑप्शन सी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इज -1। एंड ऑप्शन डी क्या, द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज पोटेशियम पेरोक्साइड। तो करेक्ट बताना है, ठीक है। तो इसका भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो फिर इसको हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं वो जो पहले हमने हटाया था ऑक्सीजन का, वो हम कॉन्फ़िगरेशन वापस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें O2 माइनस की बात कर रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर 2 हो जाएंगे और यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो अभी भी ये पैरा O2 माइनस की अगर हम बात करें, तो O2 माइनस का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इधर, तो अभी भी ये क्या रहेगा तो पैरामैग्नेटिक ही, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कितने हो जाएंगे, 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हमारा क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज हो गई। एंड देन ऑप्शन 2 देखते हैं, अब सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा डेफिनेटली करेक्ट है यहाँ पर, बट हम एक बार सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। तो O2 माइनस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -½ होगा, ठीक है। ये बात भी सबको ही पता होगी, ठीक है। आखिरी ऑप्शन क्या था, नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज पोटेशियम पेरोक्साइड, तो ये पेरोक्साइड नहीं है, सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड क्या होता है, O2 - 2, और O2 माइनस क्या होता है, सुपर ऑक्साइड, ये पेरोक्साइड होता है, तो ये क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, भी इजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द O2 गैस द नंबर ऑफ द π2p इलेक्ट्रॉन्स आर, π2p इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितने होंगे, π2p है ना। तो देखते हैं π2p कितने हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले π2px π2py, तो 2 2 4 हो गए। एंड देन यहाँ पर कितना, पाई स्टार और पाई स्टार, तो हम यहाँ पे पाई पूछा गया, पाई स्टार के बारे में नहीं पूछा गया, तो हम पाई वाले मार्क करेंगे, कितने हैं, 4 हमारे पास, ठीक है, कितने 4। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4 हो जाएगा, 4 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पाई स्टार के भी पूछते तो हम पाई स्टार के 2 मार्क कर देते, ठीक है। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन ही था, बस इसमें अभी इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस किए, इन सब में हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है, रिक्वायरमेंट पड़ी वो था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, या फिर उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो एक बार उसको करने का तरीका देख लो और इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लो। हर बार डायग्राम बनाने की जरूरत तुम्हें नहीं होगी, तुम बेसिकली अगर कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लोगे तो उससे तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर देखो, तो जो हमारे 20 तक ही काम में आते हैं, मैं बता देता हूँ पहले ही। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जो हाइड्रोजन गैस से लेके H2 से लेकर H से लेकर N तक कह लेते हैं, ठीक है। इनका अगर हम N2H2 Li2 करके लिखेंगे, तो इसका जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम इस तरीके से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। फिर आता है हमारा सिग्मा 2pz, एंड देन हमारा आ जाता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन आ जाता है हमारा सिग्मा स्टार 2pz। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है तुम्हें, ये तुमने एक बार लिख लिया, इसके बाद जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको 2 2 2 2 करके भरते जाना है। बस ध्यान रखना कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को तुम्हें फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर भरना है तुम्हें 2, तो पहले 1 1 1 1, अगर 4 है तो 1 1 1 1 भर दोगे, अगर 2 ही है तो 1 और 1 भरोगे, ठीक है। तो बस ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। ये हो गया नाइट्रोजन तक का। और ऑक्सीजन टू नियॉन जो हम करते हैं, उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना होता है, उसके अंदर एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होती है, वो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये सारी चीजें सेम रहती है, बस इतना सा चेंज आता है। सिग्मा 2pz जो होता है
वो ऊपर आ जाता है और फिर आता है हमारा पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, ठीक है, पाई टू पी वाई, इतना सा चेंज सिर्फ आता है, ठीक, उसके अंदर। और ये क्यों आता है इसको तुम लोग कमेंट करो, ठीक है, क्या करो, कमेंट करके बताओ। इसका स्क्रीनशॉट अगर तुम्हें लेना तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से तुम ले सकते हो। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू एमओटी, एमओटी के अकॉर्डिंग कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, थोड़ा सा सोचो। तो ये हम यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा तो बीच में कोई बॉन्ड होगा नहीं तो मॉलिक्यूल तो नहीं बनने वाला, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो देखते हैं किसका है। तो पहला क्या है, पहला हीलियम गैस He2 और इस पे चार्ज कितना है +1। दूसरा क्या है H2-2। थर्ड क्या है He2-2 एंड फोर्थ क्या है H2+1, ठीक है। तो सबके देखते हैं He2+1 मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो σ1s2 σ*1s2, तो यहाँ पर तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। एक एक करके ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन गैस -2 H2-2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4, 2 हाइड्रोजन और -2 की वजह से 2। तो यहाँ पर लिखेंगे तो σ1s2 एंड σ*1s2। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी के हमें चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बाकी दोनों भी चेक कर सकते हो, ठीक है। दोनों चेक क्या कर सकते हो, दोनों के तुम लोग बॉन्ड ऑर्डर मुझे कमेंट करके बताओगे। He2-2 एंड H2+1 इनके बॉन्ड ऑर्डर कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो इनके बॉन्ड ऑर्डर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि पैरामैग्नेटिक है ना। तो फिर से हमें वही सब करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला जो डायग्राम है मतलब कॉन्फ़िगरेशन वो लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं कि एक का सबका ही लिखते हैं, अगर मुझे ऑप्शन पहले मिल गया तो बाकी का तुम बताओगे, लिखने की तुम प्रैक्टिस करना, ठीक है एक बार। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, B2। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है, जब फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है, ठीक है। तो B2 देखते हैं, B2 का σ1s σ*1s σ2s σ*2s π2px इज इक्वल टू π2py, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पे क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ से तुम थोड़ा सा याद करने के लिए कह सकते हो, अभी तुमने देखा कि ऑक्सीजन गैस और B2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है। तो अगर कभी आगे से दिखे तो इनको ध्यान में रखना कि इनको सीधे देखते ही टिक मार देना कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो जितने भी इवन इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उनमें से जो B2 एंड O2 क्या है, ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। और बाकी जो होते हैं वो लगभग सारे क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक, जितने तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो CO है, CO में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। ऐसे O2-2 की बात करें तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएंगे और उसको फिल कर देंगे, तो ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ऐसे NO+, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से हो जाएगा। तो हमारा जो B2 है यही क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और बाकी का एक बार तुम लोग अगर प्रैक्टिस के लिए चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्पीसीज इज 1.73 bm, देन इट मे बी, ये कौन सा हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट पता है कितना है, तो यहाँ से तुम ये पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इन bm, उसका जो पहला ये इधर वाला जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब ये ट्रिक समझ सकते हो कि इससे हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो क्या है, अनपेयर्ड है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, अनपेयर्ड, ठीक। तो हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है यहाँ पर। तो हम चेक कर लेते हैं, जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हमें अनपेयर्ड मिलेगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं।
इफ द मैग्नेटिक मोमेंट, तो पहला क्या है O2 माइनस एंड दूसरा O2 प्लस। अब हमने अभी किया था, पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया था, उतना सारा मैं नहीं लिख रहा हूँ। लास्ट हमारे पास क्या था, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक है। और यहाँ पर हमने फिर एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया था। अब इसके बाद O2 माइनस की बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया O2 में, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक अनपेयर्ड रह जाएगा। तो मतलब O2 माइनस का जो वो मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है वो तो 1.73 ही आने वाला है, यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। सो O2 माइनस तो कंफर्म हो गया हमारा। अब O2 प्लस की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। O2 में एक इलेक्ट्रॉन कम करना है हमें, तो 2px1 2py1 था। अब एक इलेक्ट्रॉन घटेगा तो मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, गायब कर दिया। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक ही बचा। तो हमारा जो O2 प्लस है इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इसका भी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा, 1.73। तो इस तरह से दोनों ही, मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो सकता है। देन O2 के अंदर तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो O2 तो हो नहीं रहा। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी घुमा फिरा के वही दिए गए हैं पेयरिंग, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द PCl5 इन सॉलिड स्टेट इज। सॉलिड स्टेट के अंदर PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बताओ। तो PCl5 एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, ठीक है। इस फॉर्म में करता है एग्जिस्ट हमारा जो होता है PCl5, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। तो PCl4 पहले करते हैं। तो हम PCl4 लिखेंगे तो P प्लस होगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 बचेंगे। एक इलेक्ट्रॉन गया P प्लस बनने के बाद, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका। और इसका जो शेप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। एंड सिमिलरली PCl6 का जो हम शेप, माइनस का शेप लिखेंगे तो इसके पास 5 थे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 बॉन्ड ये फॉर्म करेगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम। इसमें मैच करना है, इसमें जो फोर्सेस दे रखे हैं तीन, इनका जो प्रोपोर्शनैलिटी हो बतानी। तो जो आयन होता है उसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है 1/r होती है। बता देता हूँ सीधा तुम्हें। डायपोल की जो प्रोपोर्शनैलिटी 1/r³ होती है, एंड लंदन डिस्पर्सन फोर्स की क्या होती है, 1/r⁶। तो ऐसे मैच कर लेते हैं। 1/r होना चाहिए, फर्स्ट का p होना चाहिए, सेकंड का हमारा क्या होना चाहिए 1/r³ r, एंड थर्ड का हमारा क्या होना चाहिए s। तो देख लेते हैं PRS। हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, रटने वाली चीजें हैं सारी, कुछ नहीं था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते थे, हम बोनस क्वेश्चन में बताएंगे जो पिछली बार मैंने दिया था। तो लास्ट क्वेश्चन, ऑफ द गिवन स्पीसीज द मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑफ। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम। अब देखो, हम हर बार बॉन्ड ऑर्डर तो निकालने जाएंगे नहीं, वैसे पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो सब लिख लिख के। तो उसके लिए तरीका है, 14 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। ऐसा याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ऐसा तुम्हें याद रखना है, 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। अब 14 से एक 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 जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन घटने या बढ़ने के साथ बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होगा। ये चीज ध्यान रखना। अब इसको मैं इस क्वेश्चन के अंदर लगा के दिखाता हूँ। जिसमें मान लो NO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 15, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा, 14 पे 3 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम हो जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा 2.5, ठीक। ऐसे ही NO प्लस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा सीधा। फिर NO+2, इसके अंदर कितने बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, NO में 15 - 2 13 इलेक्ट्रॉन। तो 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना कम होगा, 0.5। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हो, इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है। एंड देन लास्ट वाला क्या, NO-, 15 और 1 16, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 16, मतलब 14 में 2 बढ़े तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 कम हो जाएगा, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2।
मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी गई थी, तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी जाएगी, NO माइनस की। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, सबसे कम, ठीक है, सॉरी। तो हमारा जो NO माइनस है उसकी बॉन्ड ऑर्डर उसका 2 है और बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो यहाँ से पता चल गया। और केमिकल बॉन्डिंग का जो पार्ट 2 था उसके भी लगभग मैंने सारे टॉपिक कवर, इसमें हमने सारे टॉपिक कवर करके जो छूटे हुए थे वो कवर कर लिए हैं और सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम बोनस क्वेश्चन भी देख रहे थे जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में दिया था, बोनस क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने पूछा था कि PCl3F2 एंड PF3Cl2 में डाइपोल मोमेंट क्या करना था, कंपेयर करना था, ठीक है। PCl3F2 एंड PF3Cl2 में डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना था। तो इनके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। PCl3F2, ठीक। तो इस केस में जो F होगा हमारा, F क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कहां पर आता है, एक्सियल पोजीशन पे आता है, एक्सियल पोजीशन पर आता है, ठीक, यहाँ पर। एंड जो Cl होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, जो हमारा F3 है वो F कहाँ पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पर, और हमारा जो Cl हो इक्वेटोरियल पर एक जो हमारा F हो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, अगर हम इस केस में बात करें तो इस केस में जो हमारा मॉलिक्यूल हो क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट इसका कैंसिल हो जाएगा और ये आपस में तीनों मिलकर कैंसिल कर लेंगे। तो इसका जो नेट डाइपोल है, म्यू नेट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, पर इसका जो म्यू नेट है वो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, ठीक है। तो हमारा जो PF3 है, PF3Cl2, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू PCl3F2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था बोनस क्वेश्चन का। तो अब हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे जो ऐसे वीडियोस में लेके आता रहूंगा वो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।